देखो, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब फोर साइड फोर वर्टेक्स, क्वाड्रिलेटरल मतलब फोर साइड फोर वर्टेक्स, इस टाइप का कुछ है ना। ए बी सी डी, फोर साइड फोर वर्टेक्स, तो सम ऑफ ऑल एंगल शुड भी कितना होना चाहिए, पॉलीगन में बताया ना। हाँ, कितना चाहिए, 360। अब यहाँ पे अपोजिट एंगल का सम 180 मत कर देना, वो सिर्फ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लीकेबल था, इसके लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसके चलो टाइप्स बताते हैं। टाइप्स, पहला होता है ट्रेपिजॉइड या ट्रेपिजियम। ट्रेपिजियम, सेकंड में आता है पैरेललोग्राम, थर्ड में आता है रोम्बस, फोर्थ में आता है काइट, फिफ्थ में आता है रेक्टेंगल, एंड सिक्स में आता है स्क्वायर। पाइथागोरस तो सिर्फ ट्रायंगल में लगता है, वो भी राइट एंगल, और कहाँ लगेगा पाइथागोरस। अरे तो उसमें ट्रायंगल बना होगा तो लगा दिया होगा, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तभी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है, पहले लिखो इसको, फिर मैं एक एक करके सब बताता हूँ। बस प्रॉपर्टी याद रखना और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। इसको ट्रेपिजॉइड बोलते हैं। ट्रेपिजॉइड ट्रेपिजियम एक ही चीज़ होता है, ठीक है। ट्रेपिजियम क्या होता है, एक ऐसा कोऑर्डिनेटरल जिसका एक पेयर पैरेलल हो। पैरेलल मतलब, अब देखो ये दोनों, ये लाइन कैसा है, अगर मैं बोलूँ ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, सेम होगा। ए बी और सी डी में क्या डिफरेंस है, ए बी छोटा है सी डी बड़ा है, लेकिन दोनों क्या है, पैरेलल है। अब यहाँ पे एक ऐसा बनाता हूँ, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये ए बी है, ये भी सी डी है। क्या ए बी और सी डी पैरेलल है, नहीं, लेकिन दोनों इक्वल है। इसमें ए बी सी डी पैरेलल है, ए बी एंड सी डी पैरेलल है, बट इक्वल नहीं है। इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं, ए बी इज पैरेलल टू सी डी बट ए बी इज नॉट इक्वल टू सी डी। इस केस में ए बी इज नॉट पैरेलल टू सी डी बट ए बी इज इक्वल टू सी डी। दोनों में डिफरेंस पता चला, पैरेलल और इक्वल में क्या डिफरेंसेस होता है, डिफरेंस पता चला। पैरेलल में परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों का सेम होगा, इसमें देखो नहीं सेम आएगा ना, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो सेम आएगा पैरेलल में, बस याद रखने का। समझ में आया, समझ में आया। तो ट्रेपिजॉइड में क्या होता है कि कोई भी दो साइड पैरेलल होगा, ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, और एक कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे ले लेते हैं h। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपिजॉइड ए बी सी डी हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस into distance between the parallel lines। मतलब कि हाफ इंटू सम ए बी प्लस डी सी मल्टीप्लाई बाई एच, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया किसका, एरिया ऑफ ट्रेपिजॉइड का, है ना। लिख लो इसको, एरिया ऑफ ट्रेपिजियम क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस।
यहाँ पे परपेंडिकुलर लिख दो। Perpendicular distance between the parallel lines. पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होता है? कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। पैरेलल और इक्वल दोनों है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं AB is equal to DC and AB parallel to DC. AD is equal to BC and AD is parallel to BC. एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल D, है ना। अब इसको अगर मैं बाइसेक्ट करूं ऐसे, तो ये ओ पे मान लो बाइसेक्ट हुआ, तो हम ऐसा लिख सकते हैं AO इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD, बट AC इज नॉट इक्वल टू DB। याद रखना, ये जो डायगोनल है इसका लेंथ छोटा है, इसका लेंथ बड़ा है, तो AC और DB के बराबर नहीं है, और ना ही ये एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा, एंगल भी सेम नहीं है। हाँ, ये लेंथ सेम है, ये लेंथ सेम है, ठीक है। मान लो ये बेस है B, ए ले लेते हैं, ए ले लेते हैं साइड, तो ये भी साइड क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। और इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हाइट h ले लेते हैं ऐसे, h, है ना। तो इसका एरिया क्या होता है, हाँ सॉरी, गुड। एरिया पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट मतलब b इंटू एच लिख सकते हैं, ठीक है, b इंटू एच। तो b है तो h ये होगा, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोई भी अगर ये बेस होगा तो इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, इस दोनों लाइन के बीच का। तो ये एरिया हो गया। पेरीमीटर क्या होगा, सारे साइड्स का सम, सारे साइड्स का सम होगा ना, तो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी। और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखा रहा हूं जो कि पूछेगा एग्जाम में आपको, ठीक है। डायगोनल के स्क्वायर का सम, डायगोनल के स्क्वायर का सम 2 टाइम्स ऑफ एडजेसेंट साइड स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब जैसे यहाँ पे लिख सकता हूँ ए सी स्क्वायर, ए सी डायगोनल है ना, ए सी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, कोई भी एडजेसेंट साइड ले लो, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ये होता है, याद रखना, इसमें से 3 नॉन देगा तो ये एक नॉन देगा, है ना। अब इसका मैं थ्योरम कराना नहीं जा रहा, बस रिलेशनशिप याद रखो कि डायगोनल स्क्वायर का सम 2 टाइम्स और साइड स्क्वायर का सम के बराबर होता है।
इसमें किसी में डाउट है तो पूछ लो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हाइट लेंगे। अगर हम डीसी बेस लेते हैं तो बेस तो कोई भी साइड हो सकता है, तो उन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। एक क्वेश्चन पूछूं, ट्रायंगल ए डी बी में ए ओ क्या है? हम्म, परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री होता है, 90 कहाँ है? ए ओ है ना, वो मीडियन है, बाइसेक्टर नहीं है। मीडियन क्या करता है, साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो डी ओ इक्वल टू ओ बी है ना, डी ओ इक्वल टू ओ बी है ना, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया कि नहीं किया? वर्टेक्स से आया, जो वर्टेक्स से आएगा वो मीडियन, जो वर्टेक्स से नहीं आएगा वो साइड बाइसेक्टर। वर्टेक्स मतलब ए से जो आया, मतलब वर्टेक्स से जो आया और लाइन को डिवाइड कर दिया इक्वल पार्ट में, तो वैसा लाइन को हम क्या बोलेंगे? मीडियन बोलेंगे। और मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? सेंट्रॉइड। और मीडियन क्या करता है? ट्रायंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो अगर मैं बोलूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ओ विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, होगा? होगा ना, क्योंकि मीडियन हो गया ए डी ओ। क्या ए डी ओ और ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है? नहीं है। कहाँ कॉन्ग्रुएंट है? ए डी ओ और ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन दोनों का एरिया इक्वल है। कॉन्ग्रुएंट कौन सा है? अपोजिट वाला। ए ओ बी इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ओ सी, आइडेंटिकल। तो देखो ना, आइडेंटिकल, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अगर ये आइडेंटिकल है तो इसका एरिया तो इसके इक्वल होगा ही। लेकिन हमने मीडियन से इसका एरिया भी इक्वल कर दिया, मतलब चारों सेक्शन का एरिया क्या है? बराबर है। अगर पूरे का एरिया 100 है तो इसका 25, इसका 25, इसका 25, इसका 25 होगा। समझ में आया मैं क्या बोला? प्रॉपर्टी याद रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे मीडियन का फॉर्म मतलब प्रॉपर्टी यूज़ किए हैं यहाँ पे। बता दूँ इसको, तो ये सब बेसिक चीज़ थोड़ा ध्यान में रखने का है। आपको पता चला जो मैंने बोला? मैंने बोला कि ए डी बी एक ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस मत लगा देना क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ए डी बी एक ट्रायंगल है। ए ओ क्या है? ए ओ एक मीडियन है। मीडियन क्या करता है? दोनों पार्ट को डिवाइड करता है इक्वल पार्ट में। देखो यहाँ पे ओ बी इक्वल टू ओ डी है। मैंने बोला कि डायगोनल एक दूसरे को आपस में बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब आधा आधा बराबर भाग में बांटता है। तो ये प्रॉपर्टी है डी ओ इक्वल टू ओ सी। तो जब डी ओ सी ओ बी के बराबर होगा तो ए ओ क्या होगा? मीडियन होगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर हुआ? बाइसेक्टर मतलब एंगल को डिवाइड, यहाँ पे एंगल बराबर नहीं है। बाइसेक्टर किसको? दो टाइप का बाइसेक्टर होता है, एक साइड बाइसेक्टर होता है, एक एंगल बाइसेक्टर होता है। किसके बारे में बात कर रहे हो बताओ? एंगल बाइसेक्टर के बारे में बात कर। नहीं, ये एंगल को बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा। साइड में साइड को बाइसेक्ट करो। ये साइड बाइसेक्टर नहीं है। साइड बाइसेक्टर किसको बोलते हैं? जो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करे। यहाँ पर कहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है इसको? मीडियन हुआ। इसका नाम सबका अलग अलग है, सब लाइन का अलग अलग नाम है। साइड बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट को सरकम सेंटर कहते हैं। याद आ रहा है? बिठा दूँ इसको? सब एक दूसरे से कोरिलेट है। लिख लिया इसको? प्रॉपर्टी पता चला? आप लोग को कम से कम एरिया और पैरामीटर एटलीस्ट याद होना चाहिए। ठीक है, बिठा दूँ? अब आता है क्या? रोम्बस। रोम्बस कैसा होता है बताओ? कैसा होता है रोम्बस?
ये अगर साइड ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, सारा साइड इक्वल होगा इसमें, सारा साइड इक्वल होगा। जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में लग रहा था इसमें भी वही लगेगा, बट इसमें जो डायगोनल होते हैं ना, ये इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। उसमें बाइसेक्ट करते थे, इसमें परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर मतलब इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90। तो पाइथागोरस आप लगा सकते हो अब ये ट्रायंगल में से, इसमें लग जाएगा, समझ में आया? हाँ तो भाई मैं बोल रहा हूँ, आएगा आपका नंबर आएगा, इसलिए मैं बोल रहा था। अब इसमें लगा सकते हो, ठीक है, समझ में आया? अब ये चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्या है, मतलब आइडेंटिकल। अब इसमें सबसे बड़ा खासियत क्या है, अब बताओ पैरेललोग्राम और इसमें क्या डिफरेंसेस है। उसका ऑपोजिट साइड इक्वल था, इसमें सारा साइड इक्वल है और पैरेलल है। अब ये देखो यहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये अल्फा तो ये अल्फा, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, याद रखना। इसमें काम करेगा, उसमें काम नहीं करेगा। अब तुम बोल सकते हो सर ये तो भाई एंगल बाइसेक्टर है, हाँ मान लिया एंगल बाइसेक्टर है। अब ये तो इसका भी काम कर रहा है, एल्टीट्यूड का भी काम कर रहा है क्योंकि परपेंडिकुलर है, और ये तो मीडियन का भी काम कर रहा है क्योंकि दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये लाइन ए ओ एल्टीट्यूड को भी डिफाइन कर रहा है, मीडियन को भी डिफाइन कर रहा है, साइड बाइसेक्टर को भी डिफाइन कर रहा है और एंगल बाइसेक्टर को भी डिफाइन कर रहा है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? चारों को डिफाइन कर रहा है ये लाइन ए ओ। समझ में आया मैं क्या बोल रहा है? तो भाई इसका एरिया कैसे निकाले भाई, एरिया चारों एल्टीट्यूड, मीडियन, साइड बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। साइड बाइसेक्टर मतलब देखो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर देखो एंगल इक्वल इक्वल है। तो ये एओ लाइन सबका काम कर रहा है, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, पहले तो देखते हैं इसमें क्या क्या इक्वल है। ए सी इज नॉट इक्वल टू, याद रखो डी बी, जैसा हमारा पैरेललोग्राम में था इसमें भी वही है, ए सी इज नॉट इक्वल टू डी बी, और यहाँ पे सेम हमारा रहेगा। अब याद रखना एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो हमारा था वैसी, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं हाँ, एरिया ऑफ rhombus equal to half into product of its diagonal, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। सपोज मान लो यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू डी वन है, ए सी इज इक्वल टू डी वन है और डी बी इज इक्वल टू डी टू है, तो क्या होगा, हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू, एरिया। लिख लो इसको। पैरीमीटर तो पता ही है, पैरीमीटर क्या होगा, सारे साइड्स का सम 4a, है ना। इसको हम बेस इंटू हाइट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया, हाइट पता होना चाहिए। जो पैरेललोग्राम का है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं सारा फार्मूला इसको फाइंड आउट करने के लिए। रोम्बस भी एक टाइप का पैरेललोग्राम ही है, पैरेललोग्राम एक टाइप का ट्रेपिज्म भी है, और रोम्बस भी एक टाइप का ट्रेपिज्म भी है, इक्वल और पैरेलल। प्रॉपर्टीज पता होना सबसे ज़्यादा जरूरी है।
उसमें डायगोनल भी इक्वल नहीं थे। कहाँ डायगोनल इक्वल थे? कहाँ देखो, कहाँ लिखा है डायगोनल इक्वल? कहाँ है? अनइक्वल है, इक्वल नहीं, नहीं है ना? मिटा दूँ इसको? समझ में आया? अब आता है नेक्स्ट। ओ, काइट, काइट मतलब पतंग। ऐसा बनता है काइट। ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, अरे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा। ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड ए डी इज इक्वल टू डी सी। पहला चीज़ ये ए, ये बी, ये बी लिख सकते हैं। पैरामीटर क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू। तो डी वन डी टू क्या है? मान लेते हैं डी वन हमारा ए सी है, ए सी इज इक्वल टू डी वन, और बी डी इज इक्वल टू डी टू। ठीक है, लिख दो। देखो इसको, क्या? हाँ तो पतंग है ना, पतंग है। काइट मतलब पतंग ही तो होता है। इसमें क्या है? एडिशन साइड सेम है, वो भी किसी एक साइड का एडिशन साइड सेम है। पैरेललोग्राम नहीं है, पैरेललोग्राम में पैरेलल होता है। लिखा तो है ए सी इज इक्वल टू डी वन और बी डी इक्वल टू डी टू। लिखा है ना, लिख लो इसको। सिर्फ रोम्बस और काइट में लिखा तो बी डी इक्वल टू डी वन, डी टू और ए सी इक्वल टू डी वन, ऊपर में तो लिखा है। ये क्या है? तो ए सी है वो ना, डी वन, और बी डी डी टू। समझ में आया? आया समझ में? हाँ, बिठा दूं? अब सबसे इंपॉर्टेंट, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो उसमें से आपको पेरीमीटर और एरिया नहीं पूछेगा निकालने के लिए,
सर्कल के अंदर स्क्वायर बना देगा, उसके अंदर फिर एक सर्कल बना देगा, बोलेगा छोटा सर्कल का एरिया निकाल लो। मिटा दें इसको। अगर कंपेरिजन करें ना तो यूएस हम लोग से बहुत ज़्यादा आगे है, बहुत आगे है हम लोग से यूएस। क्यों? इंडियन की वजह से। क्योंकि यहाँ पे जितने बच्चे पढ़ते हैं सब चल जाते हैं यूएस, अच्छे अच्छे बच्चे जो आईआईटी एनआईटी से पढ़ते हैं ना वो सब चल जाते हैं, क्योंकि पता है भाई इंडिया में कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं हमको, जितना मेरे में टैलेंट है उस हिसाब से हमको मिलेगा नहीं, चल जाते हैं और वहाँ पे जाके तरक्की करते हैं, उनको अच्छा सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है, कंट्री ग्रो करता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसलिए तो डोनाल्ड ट्रम्प मोदी को कुछ बोल भी देता है तो मोदी कुछ नहीं बोल पाता है। यही प्रॉब्लम है। ठीक है, रेक्टेंगल। अब इसमें क्या खासियत है भाई? सबसे बड़ा खासियत, सबसे बड़ा खासियत, वो तो भाई पैरेललोग्राम में भी था, सबसे बड़ा खासियत कॉर्नर एंगल सब 90 डिग्री का होगा और इसमें डायगनल इक्वल होगा। किसी में अभी तक डायगनल इक्वल नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू डी बी। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू डी बी, ये लेंथ मिला लो, ये ब्रेथ ले लो, तो हम पाइथागोरस लगा के इसको लिख सकते हैं रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस लगा देंगे ना, ए सी और डी बी तो बराबर ही है, लगा सकते हैं ना। ये भी एल हो गया और ये भी हो गया। एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। पैरीमीटर क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस पी। चलो लिख लो इसको। इतनी ही प्रॉपर्टी है और ये साइड को बाइसेक्ट तो कर ही रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं कर रहा, याद रखना। ए ओ इक्वल टू ओ सी, ओ डी इक्वल टू ओ बी, है ना। और यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो अगर किसी रेक्टेंगल का मैं डायगोनल सिर्फ दे दूं तो क्या इसके एरिया निकाल लोगे? अगर मैं रेक्टेंगल का डायगोनल सिर्फ दे दूं तो उसका एरिया निकाल लोगे सिर्फ? कैसे निकलेगा डायगोनल से सिर्फ? एल और बी पता ही नहीं है, कैसे निकालोगे एरिया? नहीं निकाल सकते हो, सिर्फ डायगोनल भी दे दे तो डायगोनल के साथ उसके साथ एक साइड देना पड़ेगा। पाइथागोरस लगा दो तो निकल जाएगा। कम डायगोनल अगर है तो कुछ एंगल चाहिए, एंगल भी दे देगा तो फिर दोनों साइड निकल जाएगा। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया मैं क्या बोला? मिटा दूँ इसको? मिटा दूँ? अब आता है लास्ट स्क्वायर। स्क्वायर, तो स्क्वायर कैसा होता है भाई?
ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, क्या करता है, और रोम्बस के साथ परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, बट यहाँ पे डायगोनल इक्वल है। यहाँ पे डायगोनल क्या है, क्यों कॉर्नर एंगल सब 90 डिग्री है तो इक्वल ही होगा ना डायगोनल, ठीक है। तो ठीक है, डायगोनल इक्वल है तो क्या होगा, डायगोनल रूट अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ ए, रूट पाइथागोरस लगाओ ना, रूट अंडर इसको तो रूट टाइम्स ऑफ ए आएगा, ठीक है ना, डायगोनल। ए सी इज डी बी को रूट टाइम्स ऑफ है, ठीक है। एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर, पैरीमीटर क्या होगा, पैरीमीटर क्या होगा 4a। चलो लिख लो, और ये जितना एंगल है सब 45 डिग्री होगा, सब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। रेक्टेंगल में ऐसा नहीं था, वो 45 पे कट नहीं कर रहा था, याद रखना, इसमें करेगा, रेक्टेंगल में नहीं करेगा। ठीक है, देखो हम लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम में आता है, एक आता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमेशा याद रख लेना, कभी भी कोई भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो ना, क्या हो, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये साइड इक्वल और ये 90 डिग्री, ठीक है। ये हमेशा साइड के रूट 2 से मल्टीप्लाई होता है, अगर ये x है, ये x है तो x रूट 2 हो जाएगा, रूट 2 टाइम्स मल्टीपल होता है। अगर ये रूट 2 टाइम्स है तो सीधा मैंने लिख दिया था 20 रूट 2 था, शायद डायरेक्ट मैंने 20 लिख दिया था, मैंने कुछ कैलकुलेशन नहीं किया, 10 नहीं, डायरेक्ट 20 लिख दिया था मैंने, 20 रूट 2 था तो मैंने डायरेक्ट 20 लिख दिया था, याद रखना। और अगर मान लो ये x है तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन रूट 2, x अपॉन रूट 2, याद रखना, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट याद रहेगा। अगर मैं बोलूँ कि कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये 30 दिया है, इसका आंसर बताओ क्या आएगा, गलत, 30 अपॉन रूट 2 आएगा ना यार, अभी तो मैंने बताया ये x है तो 30 अपॉन रूट 2, तो 30 अपॉन रूट 2 को कैसे लिखोगे, तो 30 अपॉन रूट 2 लिखो तो रूट 2 इंटू रूट 2 तो आएगा 15 रूट 2, रेशनलाइज कर दिया मैंने रूट 2 से। अभी तो मैंने बताया ये फॉर्मूला यूज करो, ये वाला, अगर ये x है तो x बाई रूट 2, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ किसका बात कर रहा हूँ, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का बात कर रहा हूँ। पाइथागोरस लगा दो ना यार, आ जाएगा। अब मैं करूँ, मैं करता हूँ, आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। ये ऐसा था, ये ऐसा x था, हमको नहीं मालूम, इसको y ले लेते हैं, पाइथागोरस लगाया, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा, ये 2y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, वाई को हटा दोगे तो क्या होगा, x बाई रूट 2 नहीं होगा। वही बोलो, वो पाइथागोरस लगाओगे तो अपने आप आ जाएगा, समझ में, याद, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको याद रखने का, ठीक है। कैसे है वो बात सही है, पूछना जरूरी है, लेकिन पाइथागोरस बेसिक तो मेरा थ्योरम तो पाइथागोरस का ही था, इसको याद रखने का, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा एग्जाम में, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। अब एक करो क्वेश्चन मैं देता हूं, पहले इसको लिख लो जल्दी से पहले। एक्चुअली प्रॉब्लम हम लोग करेंगे फ्राइडे को, पाओगे ना फ्राइडे को, क्योंकि अभी टाइम हमारे पास अब है नहीं, तो फ्राइडे को हम प्रॉब्लम करेंगे। अभी एक प्रॉब्लम सिर्फ देता हूँ छोटा सा, उसको करके दिखाओ।
बता दो। ठीक है, ये दोनों स्क्वायर है, दोनों क्या है, स्क्वायर है, और ये सबका मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट है। ये छोटे वाले स्क्वायर का एरिया निकालो। गलत, गलत। सब ऑप्शन जितना आप बोले ना सब दिया रहेगा एग्जाम में। हाँ अभी आया, अभी सही आया, समझ में आया। अभी तो थोड़ा देर पहले बताया था कि भाई अगर ऐसा होगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो डायगोनल हमारे क्या होगा, 5√2 हो जाएगा। 5√2 का स्क्वायर 50। समझ में आया। देखो मैं बताता हूँ, इधर देखो, अब ये क्या है, सब मिड पॉइंट है ना, ये 10 है तो ये सब 10-10 होगा, तो ये 10 है तो ये 5-5 हो जाएगा, ये वाला तो ये भी 5-5 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये तो 90 डिग्री है, हमको पता है कि हमको स्क्वायर में ये 90 डिग्री होता है, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और अभी मैंने बताया था कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो डायगोनल को √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 5√2। 5√2 ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा, वैसा मत करना कॉन्सेप्ट, भले आंसर करेक्ट है लेकिन कॉन्सेप्ट गलत है। ये कॉन्सेप्ट सही है जो मैंने बता रहा, ये हल्का सा टेढ़ा कर देगा तो क्या करोगे, अभी मैंने मिड पॉइंट दिया, टेढ़ा कर देगा तो बड़ा हो जाएगा ना सर्कल का एरिया, समझ में मैं, इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करो। तो अब साइड निकल गया तो एरिया क्या हो जाएगा, 5√2 का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2 मतलब 50। ये कॉन्सेप्ट यूज़ करो, समझ में आया मैंने क्या बोला। चलो लिख लो इसको जल्दी से।